गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैंने अभी तक अपने जितने भी वीडियो बनाए हैं उनसे रिलेटेड मैंने हर वीडियो में अपने नोट्स डाल रखे हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे देख सकते हैं। तो आइए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्वर संधि। ठीक है, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बता के रखा था कि संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये हमारा पहला प्रकार है स्वर संधि। ठीक है, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि आप बीच बीच में वीडियो को पॉज करके और आगे बढ़ा देते हैं, ऐसा मत करिए। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो जो भी संधि से रिलेटेड या जिस भी वीडियो से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पूरा वीडियो देखिए। एक चीज और मैं आपको कहूंगी कि मेरे वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिन्हें भी इनकी ज़रूरत है इन टॉपिक में उन्हें हेल्प कीजिए। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जो बहुत सारे बच्चे हैं और हमारे मित्रगण हैं जो कि बहुत सारे कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप उनकी हेल्प कीजिए, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, स्वर संधि की ओर। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बता रखा था, आज भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्वर संधि किसे कहते हैं। जब दो स्वरों के मेल से विकार होता है तो उसे संधि और स्वर संधि कहते हैं। तो आइए उसकी परिभाषा को लिखते हैं। जब दो स्वरों के मेल से विकार मीन्स, मैंने अपने पहले भी वीडियो में बता रखा था कि विकार को हम क्या बोलते हैं? परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। विकार होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब एक उदाहरण के थ्रू इसको हम अच्छे से समझेंगे। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, शिवालय। ठीक है, ये हमारा एक उदाहरण है। ठीक है, तो मैंने पहले भी वीडियो में अपने बता रखा था कि हम जब भी संधि विच्छेद करते हैं तो ऐसे जगह पे करते हैं या सेंटर में करते हैं जहां पे जब दो शब्द अलग अलग होते हैं तो उन दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ हो, मीन्स सार्थक हो और सार्थक शब्द हो। ठीक है, तो यहाँ पर आइए मैं करते हैं। शिवालय शब्द है, यहाँ पे शिवालय में शिव एक शब्द हो गया और प्लस क्या लय हम करेंगे तो हमारा लय का अर्थ है नहीं। आलय जब भी हम लिखेंगे तो हमारा ये इसका अर्थ होगा शिव आलय, मीन्स जहां पे शिव का निवास स्थान हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा प्रथम शब्द है और ये हमारा प्लस के बाद जो है वो हमारा द्वितीय शब्द है। ठीक है, तो प्रथम शब्द की जो अंतिम ध्वनि या अंतिम वर्ण होता है और द्वितीय शब्द की जो द्वितीय शब्द का जो प्रथम ध्वनि और वर्ण होता है, उन दोनों के मेल से एक नया वर्ण बनता है। अब कैसे वो वर्ण बनता है ये देखते हैं। जैसे यहाँ पे शिव बोलते हैं तो जब भी हम बोलते हैं कोई व्यंजन तो उसमें हमारा अ छिपा होता है। बिना अ के और बिना स्वर के हमारा व्यंजन आधा होता है, अधूरा होता है, और स्वर के साथ ही वो हमारा पूरा होता है। तो ये हमारा व व्यंजन है। जब भी हम व को बोलते हैं तो इसमें अ की ध्वनि निकल कर आती है, तो ये हमारा अ हो गया। प्लस यहाँ पर आलय हमको क्लियरली दिख रहा है तो इन दोनों को ले लेंगे। जब भी हमारा अ प्लस आ जुड़ता है तो हमारा आ बनता है। ठीक है,
और यहाँ पे जो हम ये हमारा शब्द है शिव प्लस यहाँ पे हमारा ये अ निकल कर आ गया है इससे, तो ये हमारा हाफ व हो गया। तो हाफ व जब भी हम लिखते हैं या हाफ कोई भी व्यंजन हम लिखते हैं तो हलंत के साथ लिखते हैं। तो शिव ये मैंने हलंत के साथ लिख दिया, प्लस यहाँ पे लय को एज इट इज हम लिख देंगे यहाँ पे। अब इनको जोड़ के ये वर्ड कैसे हम बनाएंगे तो देखेंगे, शिव प्लस ये हमारा आ इस व के साथ जुड़ जाएगा तो ये हमारा हलंत जो है वो हट जाएगा, तो वा और ये लय। ठीक है, ये हमारा ऐसे हो गया। एक दूसरा उदाहरण मैं और लेती हूं, पुस्तकालय। ये हमारा एक दूसरा उदाहरण हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें जब भी हम दोनों शब्दों को अलग अलग करते हैं तो क्या हमारा निकल कर आता है, पुस्तक प्लस आलय। मीन्स जहां पे पुस्तकों का निवास हो और जहां पे पुस्तकें होती हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि कौन सी है, क में अ जो छिपा हुआ है, और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि कौन सी है, आ है। तो मैंने पहले ही बताया था कि अ प्लस आ बनेगा तो हमारा आ हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम कैसे जोड़ेंगे, पुस्तक। अब पुस्तक हमारा पूरा हम का नहीं लिखेंगे, हलंत के साथ लिखेंगे क्योंकि ये हमारा अधूरा है, और यहाँ पे हम लय कर लेंगे। ठीक है, अब इनको ज्वाइन करके देखते हैं तो क्या होगा, पुस्तका। अब ये हलंत हटा के ये आ जो है हमारा क के साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, पुस्तकालय। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो गया कि कैसे हम वर्ण शब्दों को पहले वर्ण विच्छेद कैसे, पहले संधि विच्छेद कैसे करेंगे, और उसके बाद उन संधि विच्छेद के बाद जो प्रथम और द्वितीय शब्द है उनके प्रथम का अंतिम ध्वनि या अंतिम वर्ण और द्वितीय का प्रथम ध्वनि और प्रथम वर्ण कैसे निकालेंगे और उनको आपस में फिर से कैसे कंबाइन करेंगे और एक शब्द के रूप में बनाएंगे। उसी तरह मैंने यहाँ पे भी करके रखा है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जब स्वर किसे कहते हैं और या स्वर संधि किसे कहते हैं, जब दो स्वरों के मेल से विकार होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। अब विकार में मैंने क्या बताया था कि परिवर्तन, यहाँ पे देखिए परिवर्तन हो रहा है, अ प्लस आ मिलके हमारा क्या बन जा रहा है, आ बन जा रहा है। उसी तरह यहाँ पर भी अ प्लस आ मिलके हमारा आ बन जा रहा है, तो यही हमारा परिवर्तन है। ठीक है, तो ये हमारा स्वर संधि हो गया। अब आइए स्वर संधि के प्रकार को देख लेते हैं और लिखते भी हैं। स्वर संधि के प्रकार, जब भी हम स्वर संधि के प्रकार लिखते हैं उन्हें सीरियली लिखते हैं, तब जाके वो हमें अच्छे से समझ में आती हैं। तो पहला कौन सा प्रकार है स्वर संधि का, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा क्या है, गुण स्वर संधि। तीसरा हमारा क्या है, वृद्धि। अब इस वृद्धि शब्द को आप दो तरह से भी लिख सकते हैं, एक ऐसे भी लिख सकते हैं और एक ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले हम ऐसे लिखते थे वृद्धि शब्द को, लेकिन अभी क्या है, चीजों को आसान बनाने के लिए, स्टूडेंट के पर्पज से आसान बनाने के लिए, उन्हें आसानी से समझ में आने के लिए अब हम ऐसे शब्दों को सेपरेट करके लिखते हैं। वृद्धि संधि। चौथा हमारा क्या है, यण संधि। और पांचवा हमारा है अयाधि संधि। तो ये हमारे संधि के कुल 5 प्रकार हो गए। कौन कौन से 5 प्रकार है, पहला है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। तो ये हमारे कुल 5 प्रकार है। अब आइए
सबसे पहले हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में जानेंगे। दीर्घ संधि देखने के लिए सबसे पहले हमको स्वर के बारे में जानना होगा कि हमारे स्वर कौन कौन से हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये हमारे सभी स्वर हैं। तो स्वर कितने होते हैं? कुल 11 होते हैं। अम और आहा ये हमारे अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। ठीक है, तो आइए दीर्घ संधि की परिभाषा को सबसे पहले जानते हैं। तो मैंने लिख रखा है ऑलरेडी। अ, आ, ई, उ या री के बाद समान स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर दीर्घ कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब कि अगर अ या आ के बाद मीन्स अ के बाद यदि आ आए या समान जाति के स्वर आए, उसी तरह ई के बाद अगर ई आए या समान जाति के स्वर आए, उ के बाद उ आए मीन्स समान जाति के स्वर, और री के बाद बड़ी री आए, तो उनको हम दीर्घ कर देते हैं। मीन्स अ ये है हमारा, ये क्या है हमारा? ये ह्रस्व है। ये क्या है हमारा? अ, ये ह्रस्व अ है। ठीक है, ये हमारा ह्रस्व अ है और ये हमारा आ है दीर्घ। ठीक है, तो अगर अ के बाद आ आए या अ के बाद अ आए तो हमारा क्या हो जाता है? आ हो जाता है। जैसे ये मैंने नियम लिख रखे हैं, देखते हैं कि क्या क्या। उसके बाद फिर से मैं एक बार परिभाषा को समझाती हूँ आपको। जैसे ये हमारा अ जो है क्या हो गया? ह्रस्व अ है, और आ जो है हमारा, ये हमारा क्या हो गया? दीर्घ हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर आ दीर्घ हो जाते हैं। उसी तरह अगर अ ह्रस्व इन दोनों को भी अगर हम मिलाते हैं तो भी हमारा आ दीर्घ हो जाता है। उसी तरह तीसरा एक देखते हैं। आ प्लस अगर अ मिलाते हैं तो भी हमारा आ ही बनता है, और अगर आ प्लस आ इन दोनों को ऐड करते हैं तो भी हमारा ये हमारा दीर्घ आ बनता है। तो इनको देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने बोला समान जाति के स्वर आए। समान जाति के स्वर का मतलब कि अ के बाद अगर अ आए, अ के बाद अगर आ आए, आ के बाद अगर अ आए, और आ के बाद यदि अ आए, तो ये सभी हमारे मिलकर क्या हो जाते हैं? इन चारों को मिलने के बाद भी हमारा क्या बनता है? आ ही बनता है। मीन्स अ प्लस आ अगर मिलाएंगे तो भी आ बनेगा, अ प्लस अ मिलाएंगे तो भी आ बनेगा, आ प्लस अ मिलाएंगे तो भी आ बनेगा, और आ प्लस आ मिलाएंगे तो भी आ बनेगा। तो एक बार फिर से परिभाषा को देखते हैं। अ, आ, ई, उ या री मीन्स यहां तक ये 1 हो गया, यहां तक 2 हो गया, और यहां तक 3। इन दोनों में समान जाति का या समान स्वर आए मीन्स सेम स्वर आए तो दोनों को मिला के दीर्घ कर देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। उसी तरह एक दूसरा, ये तो पहला नियम, ये वाला नियम हमारा हो गया। दूसरा नियम इसका देखते हैं। सेम इसका भी ऐसे ही होगा। इसके भी 4 नियम हैं। कैसा? अगर ह्रस्व ई और ह्रस्व ई दोनों मिलते हैं तो दीर्घ ई बनती है। उसी तरह अगर ह्रस्व ई और दीर्घ ई आए तो भी मिलकर दीर्घ ई बनती है। ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई आए तो भी दीर्घ ई बनता है, और दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई आए तो भी दीर्घ ई ही बनता है। ये हमारा ये हो गया। ऊ का देखते हैं। इसका, इसमें भी सेम नियम होगा। ह्रस्व ऊ प्लस ह्रस्व ऊ आए तो दीर्घ ऊ बनता है। ह्रस्व ऊ प्लस दीर्घ ऊ आए तो भी दीर्घ ऊ बनता है। दीर्घ ऊ प्लस ह्रस्व ऊ आए तो भी दीर्घ ऊ बनता है, और दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ आए तो भी दीर्घ ऊ ही बनता है। ठीक है, ये हमारे ऊ का हो गया। अब री को देखती हैं।
री ह्रस्व या दीर्घ कैसे होता है। हिंदी में हमारे ह्रस्व या दीर्घ री का उतना पालन नहीं किया जाता है, उतना नहीं समझाया जाता है, लेकिन संस्कृत में हमारा ये हमारा क्या हो गया, जिसमें एक सर्कल, ये हमारा क्या हो गया, जिसमें एक रहता है, ये हमारा ह्रस्व री हो गया। उसी तरह अगर हम इसमें एक और ऐड कर देते हैं तो ये क्या हमारा होता है, दीर्घ री हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी अगर ह्रस्व री और ह्रस्व री मिलेंगे तो दीर्घ री हो जाएंगे। उसी तरह दूसरा, अगर दीर्घ री और दीर्घ री मिलेंगे तो भी दीर्घ री हो जाएंगे, ह्रस्व री और दीर्घ री मिलेंगे तो भी री हो जाएंगे। तो ये हमारा री का है। तो आइए एक एक करके जो मैंने उदाहरण यहाँ पर लिख रखे हैं उनको समझते हैं। ठीक है, अब पहला यहाँ पे क्या है, महा प्लस आत्मा। ठीक है, तो ये हमारा मैंने पहले ही बताया था कि इसे हम क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कौन सा शब्द बनता है इनके बाद। तो यहाँ पे हमारा महा में से आ हम लेंगे और इसमें से भी आत्मा में से भी आ लेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था कि आ प्लस आ मिलता है तो क्या होता है, आ होता है। करेक्ट, ये हमारा बन गया आ। अब इनको देखेंगे कि इनको ठीक से कैसे हम शब्द बनाएंगे। तो मैंने बताया यहाँ पर आ ले लेंगे, तो यहाँ पे मह, और जो हमारा आ जो रिजल्ट में आ आया था, अब ये हलंत हटाकर आ लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, और तमा। ठीक है, ये हमारा शब्द बन गया महात्मा। म मैंने लिखा था हलंत के साथ, और जो हमारा रिजल्ट आ आया था उसको इसमें हा के साथ ऐड किया तो हमारा हलंत हट गया, और तमा मैंने उसमें जोड़ दिया, तो ये हमारा शब्द बन गया महात्मा। अब दूसरा लेते हैं परम प्लस आत्मा। सेम उसी तरह हम इसको भी फॉलो करेंगे। परम में से क्या हमारा निकल कर आएगा, परम में से हमारा अ निकल के आएगा, और यहाँ पे आ, आत्मा में से आ। अब अ प्लस आ जब मैंने इतने मिला था तो मैंने बताया था कि क्या निकल कर आएगा, हमारा आ निकल के, तो ये तो हमारा रिजल्ट हो गया। अब इस आ के थ्रू हम कैसे शब्द को बनाएंगे, तो ये हमारा परम हलंत के साथ प्लस ये इसमें आ गया। ठीक है, और यहाँ पे तमा कर देंगे। ठीक है, ये हमारा ऐसे बन गया। अब इनको अगर एक शब्द बनाना है तो ये हलंत भी हम हटाएंगे और ये आ हम म में जोड़ेंगे तो परमा तमा हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, उसी तरह राम प्लस आयन देखते हैं, तो यहाँ पे से म में से अ निकालेंगे और प्लस आ। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, आ बन गया। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, क्या है, इन दोनों का जोड़ करके क्या रिजल्ट आया है हमारा वो है। तो अब इनको एक शब्द बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे, इनको बनाएंगे कि राम हलंत के साथ प्लस आ और प्लस यन, ये हमारा शब्द हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम हलंत हटा के और इस आ को म के साथ जोड़ेंगे और यहाँ पे न कर देंगे। लेकिन हम रामायण इंग्लिश में हम एन दोनों के लिए, एन और दोनों के लिए प्रोनाउन वो कर लगाते हैं, लेकिन हिंदी में हम यहाँ पे न लिखा है और इसको ड़ में चेंज करते हैं क्योंकि शुद्ध हमारा रामायण हम बोलते हैं। उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं सूर्य प्लस अस्त। तो सूर्य में से हमारा क्या निकल कर आया, अ। ठीक है, प्लस अ अस्त में से, तो ये क्या हो गया, आ हो गया। अब इसको कैसे शब्द में बनाएंगे, तो इसको शब्द में ऐसे बनाएंगे कि सूर्य
और जो हमारा रिजल्ट आया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और सूर्यास्त। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हरीश। तो हरी, इसमें से हमारा हरी में से क्या आ गया, ह्रस्व ई, और ये दूसरे वाले में से हमारा क्या आ गया, दीर्घ ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई। तो इनका हो गया रिजल्ट हमारा दीर्घ ई। ठीक है, अब इनको शब्द में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखते हैं। यहाँ पे हर प्लस ई और प्लस शब्द। ठीक है, ये हमारा ऐसे बन के आ गया। अब इस ई को हम र के ऊपर डालेंगे। तो जब भी हम र के ऊपर डालेंगे तो हलंत हटाकर और बड़ी रहेगी ऐसे, और श, हरीश। ठीक है, रविंद्र, यहाँ पे द्र होगा, रविंद्र। तो रवि, रवि में से हम क्या लेंगे, ह्रस्व ई प्लस हमारा इधर भी ह्रस्व ई है, तो ये हमारा क्या दीर्घ ई हो जाएगा। अब इनको शब्द में कैसे करेंगे, शब्द में हम करेंगे कि रव हलंत दीर्घ ई और द्र, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो इनको शब्द बनाएंगे तो र व पे ये दीर्घ ई हमारा आ जाएगा, ठीक है, और ये द्र। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक बात और, आप वीडियो को भगा भगा कर मत देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को भगा के देखेंगे तो आपको ये अच्छे से, जो भी इसका फॉर्मूला है वो अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ हलंत जोड़ रहे हैं, कहाँ हलंत निकाल कर आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, इन सब मात्राओं को लगा रहे हैं। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपको दीर्घ संधि अच्छे से समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पर गिरी और ईश, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, हमारा ह्रस्व ई निकलेगा, ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई, क्या मैंने बताया था, दीर्घ ई। ठीक है, अब इनको शब्द में कैसे बनाएंगे, इनको शब्द में ऐसे बनाएंगे कि यहाँ पर गिर विथ हलंत प्लस दीर्घ ई और प्लस श, ये करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हलंत हटाकर और बड़ी ई जो है वो हम र पे डाल देते हैं, और श, ये हमारा गिरीश हो गया। नेक्स्ट साधु प्लस उपदेश। तो साधु में से हम क्या निकालेंगे, साधु में से हम निकालेंगे छोटा उ, ह्रस्व जिसे हम कहते हैं, और इधर भी उपदेश में से ह्रस्व। अब ह्रस्व उ और प्लस ह्रस्व उ मिलकर क्या बनता है, दीर्घ उ। ठीक है, अब इनको शब्द में कैसे बनाएंगे, शब्द में कैसे डालेंगे, तो शब्द में हमारा लेंगे हम साध प्लस दीर्घ उ और प्लस पदेश। ठीक है, ये होगा। अब ये हमारा जो बड़ा उ है या दीर्घ उ है, ये कहां पर चलाएगा, ये यहां पर चला आएगा, और यहां पर हम क्या जोड़ देंगे, पदेश। तो ये हमारा साधु पदेश हो जाएगा। उसी तरह लघु, लघु प्लस ऊर्मी। तो यहां पे से लघु में से हम क्या लेंगे, लघु में से हम लेंगे ह्रस्व उ प्लस यहां पर दीर्घ उ इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ उ। ठीक है, अब इनको शब्द में कैसे डालेंगे, तो यहां पर डालेंगे लघु, ठीक है, और मी, लघुर्मी। ठीक है, मीन्स ध के साथ हलंत, जो ध के साथ था उसको हटाकर जो हमारा बड़ा उ और दीर्घ उ था उसको यहाँ पे लगा दिया, और मृ, लघुर्मी। ठीक है,
भू उद्गार, भू उद्गार करना हो तो कैसे करेंगे, यहां से बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ, ठीक है। मीन्स दीर्घ ऊ प्लस ह्रस्व ऊ इज इक्वल टू दीर्घ ऊ, ठीक है। ऐसे करेंगे। अब इनको शब्द में डालेंगे तो कैसे करेंगे, शब्द में डालने के लिए हमें क्या करना होगा कि भवित हलंत प्लस बड़ा ऊ और प्लस दगार, ये हमारा ऐसे हो गया। तो इनको ये हलंत हटाकर यहाँ पर बड़ा ऊ कर देंगे, मीन्स दीर्घ ऊ कर देंगे, और यहाँ पे दगार, ठीक है, भूदगार। परम अणु, ठीक है। अब परम अणु के लिए क्या करेंगे, परम अणु में अ ले लेंगे और प्लस अ ले लेंगे। अ प्लस अ क्या होता है हमारा, आ हो जाता है, ठीक है। तो इनको अब इसमें कैसे करेंगे, शब्द में कैसे डालेंगे, परम प्लस आ प्लस णु, ठीक है। अब हलंत ये हटाकर ये आ इधर डाल देंगे, इस हलंत को हटा देंगे हम, और यहाँ पे परमाणु, ठीक है, परमाणु। नेक्स्ट हमारा है पितृ प्लस ऋण, तो यहाँ पे हम री पहले हमारा हो गया, ठीक है, और प्लस इधर भी हमारा री ही हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के क्या बनता है, हमारा बड़ा री बनता है, ठीक है। अब इनको शब्द में कैसे करेंगे देखते हैं। तो शब्द में करने के लिए हमें सबसे पहले पी ले लेंगे, और ये त जो है हमारा त्र हो जाएगा, क्योंकि इसमें डबल री आ जा रहा है, बड़ा री आ जा रहा है, दीर्घ री आ जा रहा है। तो एक हमारा दीर्घ री हम इसमें नहीं यूज करते हैं हिंदी में, तो हम इसको त्र में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारा ऐसे हो गया, ठीक है। त्र में कन्वर्ट करके और री की मात्रा इधर डाल देंगे जो मात्रा है, और ड़ पितृ, ये हमारे ऐसे हो गए। तो आई होप इन उदाहरणों के थ्रू आपको जो मैंने नियम बताए और जो उदाहरण में मैंने करके आपको सॉल्व करके बताया, उसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको भी इन वीडियो के देखने की ज़रूरत हो सो प्लीज़ उनको भी शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सकें। इस वीडियो में जो भी मैंने संधि के बारे में बताया उसके बारे में समझ सकें। धन्यवाद।